वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस आज हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो आईटीसी के ऊपर है और आज की क्लास में हम आईटीसी की कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक फटाफट एक रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो हमने क्लास में बहुत रिव्यू किया है। मेन हमारा आज का टॉपिक जो होगा बस क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो भी डाउट होंगे आपके वो डाउट अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, बस रिवीजन में 1 मिनट लूंगी बस रिवीजन में। ठीक है, रिवीजन आप लोग भी मान लो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता देना। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमने पढ़ा था कि जो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। एक तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि यानी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, साथ में उसको इनवार्ड सप्लाईज उसने की हो। ठीक है, इनवार्ड सप्लाईज का मतलब उसने परचेज की हो, किसकी, गुड या सर्विसेज की, और साथ में बिजनेस पर्पस के लिए उसने परचेज की हो। ठीक है, मान लो पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 यहाँ पर कहता है कि उसके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसे गुड्स रिसीव हो जानी चाहिए या सर्विस उसने रिसीव कर ली हो जिसके रिगार्डिंग वो आईटीसी ले रहा है, या फिर उसने रिटर्न फाइल कर चुका हो, मतलब रिटर्न फाइल कर चुका यानी एंड उसने रिटर्न भी फाइल कर चुका वो, साथ में जो सप्लायर उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा हमने क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आ जाओ, मेन क्वेश्चन पर। यहाँ पर मेन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, हम इस वाले को में टाइम नहीं लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, नरगिस एग्रो ट्रेडर्स लोकेटेड एट जयपुर एंड एंगेज इन द बिजनेस एज रिटेल ट्रेडर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2021। नरगिस एग्रो ट्रेडर्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट को वो ट्रेडिंग करती है। अब वो कहाँ पर लोकेटेड है, जयपुर में है, और उसका जो मेन बिजनेस है वो क्या है, ऐसे रिटेल ट्रेडर्स है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स का काम करती है। अब उसकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है बेटा। देखो, एक तो वो क्या ट्रेड करती है, शुगर कैंडीज, चॉकलेट बार, वेफर पैकेट, बिस्किट। ठीक है, अब उसकी जो इनवार्ड सप्लाईज है, तो इसमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज की भी दी है, यानी एज ए ट्रेडर उसने कुछ परचेज की, ये है यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, परचेज की है, और ये किसकी है, यहाँ पर उसने सेल की है। द रेट ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी ऑन द आइटम आर, आईजीएसटी के उसमें यहाँ पे रेट दिए गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल एंड द डेट बाय विच द ड्यू डेट इज टू बी पेड बाय द ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ठीक है, अब आपको डेट बतानी है, तो कब तक उसको यहाँ पर, पहले तो यहाँ पे तुम्हें जीएसटी का अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आईजीएसटी की अमाउंट कितनी होती है ये कैलकुलेट करनी है, और डेट बतानी है किस डेट तक तुम्हें जीएसटी पे करना है। अब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो, मुझे फटाफट बताओ इस पर कितना जीएसटी बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट है बेटा, इसके यहाँ पे 5% रेट है, इसका यहाँ पर 12% है, और इसका भी यहाँ पे 12% रेट है, और यहाँ पे इसका भी 18% है। फटाफट कैलकुलेटर के हेल्प से आप लोग जल्दी से मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बता सकते हो, जल्दी से। ठीक है, या थोड़ा सा हम, क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा सा मैं पीडीएफ नीचे ही कर लेती हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, हमारी आउटवर्ड सप्लाईज है। ठीक है, यानी हमने सेल की है, तो सेल के बेस पर यानी 5% के बेस पर हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बैठती है, समथिंग इतनी अमाउंट की बैठती है, यानी टोटल हमारी जो आउटवर्ड लायबिलिटी है वो कितनी है, ₹34,200। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी है, यानी हमें ये जीएसटी पे करना है। अच्छा, इनपुट टैक्स, क्या हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1,80,000, 75,000, 50,000 का यदि हम देखें तो वही उसी रेट के बेस पर हमने एजम्पशन की है, तो इसका मतलब हमने परचेज के टाइम पर इतना जीएसटी पे किया है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे आईटीसी टोटल, यदि मैं देखूँ तो 32,600, और दिस इज माई आउटवर्ड लायबिलिटीज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो डिफरेंस यदि मैं देखूं तो मान ली ये मैं ट्रेडर हूँ, मान ली कोई भी, जो नरगिस हमने बात की थी, इसने परचेज किया, परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे किया है वो कितना पे किया, 32,600। और जो इसने आउटवर्ड सेल की है, उस सेल पर कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो कितना किया, 34,200। अब डिफरेंस अमाउंट देखो बेटा, डिफरेंस अमाउंट यदि मैं देखूं तो मोटा मोटा यहाँ पे 1,600 है, तो 1,600 उसको नरगिस को पे करना होगा। ठीक है, पे कब करना होगा,
नेक्स्ट मंथ 20 तारीख तक, जुलाई की हमने बताया था कि जो नेक्स्ट मंथ 20 तारीख आती है उसमें GSTR 3B के थ्रू उसको टैक्स डिपॉजिट करना होगा, है ना। सिंपल है ना क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तुम्हें, बाकी तो वैसा होना नहीं चाहिए कंफ्यूजन, एक चीज यहाँ पे देखना, जितने भी एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, यदि मैं एज ए एग्रीकल्चरिस्ट काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए एग्जाम्प्ट होगा, यानी आउटवर्ड पे कोई टैक्स नहीं होगा, मतलब जीएसटी की मैं बात कर रही हूँ, जीएसटी नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट आइटम होगा। लेकिन मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, ट्रेडिंग का काम है, मैं ऐसे मतलब मैंने परचेज किया फिर मैं उसको सेल कर रही हूँ, तो वहां पर जीएसटी लगेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। शुगर कैंडीज हैं, चॉकलेट बार्स हैं, वेपर पैकेट है, बिस्किट है, यानी मैंने कोई ऐसे ट्रेडिंग का काम कर रही हूँ एटेबल आइटम्स की, तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है तो बेटा बता दो। हाँ जी, ये ट्रेडिंग से पहले क्या बोला था? सॉरी क्या कह रहे हो? ये जो आपने बोला कि ये ट्रेडिंग का काम है इसलिए इस पे जीएसटी लगा, उससे पहले क्या बोला था? एग्जाम किस पे था? एग्जाम्प्ट मैन्युफैक्चरिंग, यदि मैं प्रोडक्शन, देखो एग्रीकल्चर के काम में मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकता, प्रोडक्शन का काम हो सकता है। भैया मेरा खेत है, मैं किसान हूँ, हल चला रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो एग्रीकल्चर जितने भी, यदि मैं प्रोडक्शन का काम कर रही हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वहां पे एग्जाम्प्ट है। तो उस वाले केस में मैं जो भी, मान ली यही एक पर्सन है, ये फार्मर है, ठीक है, अब ये क्या करता है बेचारा खेतों में। अपनी एग्जाम फॉर्म तो ये होती है ना कि अगर वो जो नेचुरल फॉर्म है प्रोडक्ट का, अगर वो चेंज नहीं होता तो उस चीज पे एग्जाम्पशन होती है। मतलब जैसे अगर पैडी नेचुरल, लगा। बेटा मैं नेचुरल प्रोडक्ट की ही बात कर रही हूँ, खेत है, खेत में नेचुरल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होंगे, वहाँ कैंडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे। मान लिया मैं गन्ना गन्ना मैं वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसे आलू आलू प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो अब मैं जो प्रोडक्शन कर रही हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या अब मैं प्रोडक्शन करने के बाद में जब मैं उसको मंडी में लाके सेल कर रही हूँ, ठीक है, अब ये जो नेचुरल आइटम्स है जब मैं सेल करूंगी तो वहां पर एग्जेम्पशन होगी, ठीक है। अब जिसको भी मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है, माने अब जिसको भी मैंने सेल किया, माने ये बेकरी वाला बेकरी वाला पर्सन है, या मंडी में कोई भी है, अब बेकरी वाले ने खरीदा उसको, उसने उसको क्या फॉर्म चेंज किया, उसने जो भी गन्ना वगैरह खरीदा उसको मतलब शुगर कैंडी में चेंज किया है, उसकी कुछ फैक्ट्री है, तो वहां पर टैक्स लगेगा। तो मेन है कि नेचुरल फॉर्म, यदि हम प्रोडक्शन उसको प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी अब ये देखो, XYZ लिमिटेड है, उसका हेड ऑफिस का है मुंबई में है, मुंबई में हेड ऑफिस है बेटा, और रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और वो रजिस्टर्ड एज ए ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। उसकी 3 यूनिट्स हैं अलग अलग सिटी में, एक तो मुंबई में है, जबलपुर में, दिल्ली में। अच्छा कोई बताएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में मान लिया जब उसका मुंबई में ऑफिस है, ठीक है, मुंबई में हेड ऑफिस है, अब वो कोई सर्विस ले रहा है, मान लिया सपोज करो किसी से भी कोई टेक्निकली हेल्प ले रहा है, हमने क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, टेक्निकली हेल्प ले रहा है, टेक्नीशियन को बोला कि ठीक है आप मेरे हेड ऑफिस में तो काम करो ही करोगे, लेकिन मेरी जो ब्रांचेस है जबलपुर दिल्ली वहां पर भी आप काम करोगे, ठीक है, जबलपुर दिल्ली वहां पर भी काम करोगे, तो मैं उसका टोटल ही लमसम जो फीस है वो मैं आपको तब पे करूंगा, ठीक है। तो उस वाले केस में हम कैसे लेते हो, थोड़ा सा आइडिया दोगे मुझे? आप लोग माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो। हाँ टर्नओवर, और जो टोटल टर्नओवर उस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बेस पर लेंगे, बिल्कुल ठीक। देखो अब इसमें क्या है, मुंबई जो IT इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसके अलग अलग ब्रांचेस है, एक तो मुंबई में और जबलपुर में, ठीक है, और दिल्ली में भी बताया गया है यहाँ पर। अब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी यहाँ पर, CGST पेड ऑन सर्विस यूज्ड ओनली फॉर मुंबई यूनिट, मुंबई यूनिट के लिए जो सर्विस यूज हुई है वो कितनी यूज हुई है, 3 लाख रुपीज की CGST पे हुआ है यहाँ पर मुंबई यूनिट के लिए। यानी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है इसने मुंबई यूनिट के लिए भी यूज किया है, जबलपुर के लिए भी यूज किया और दिल्ली के लिए भी यूज किया है। मुंबई यूनिट्स के लिए जो सर्विस ली है उसका ITC कितनी है, ₹3 लाख, ठीक है, ये ₹3 लाख है। और IGST CGST IGST पेड ऑन सर्विस यूज ऑल यूनिट्स, बाकी मुंबई की तो हम बात करें कि ये ठीक है 3 लाख है ITC, और बाकी सारी ही यूनिट्स के लिए यदि मैं टोटल देखूं तो टोटल ITC यहाँ पर कितना बैठता है, 12 लाख रुपीज का ITC है,
अब हमें जो अलग अलग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग यूनिट्स में। ठीक है, 3 लाख का जो आईटीसी जाएगा वो तो मुंबई ब्रांच को ही जाएगा क्योंकि वो तो मुंबई का ही है, बाकी ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब टोटल टर्नओवर यदि हम देखें तो टोटल टर्नओवर तीनों यूनिट्स की कितनी है, ₹10 लाख। मुंबई यूनिट की कितनी है, ₹5 लाख, और जबलपुर यूनिट की कितनी है, ₹3 लाख। अब तुम्हें यहाँ पे बताना है कि जो तीनों यूनिट्स हैं उनको हम कितना कितना क्रेडिट हम प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा मुझे बताओगे कितना मुंबई को, पहला मुंबई का बताओ, मुंबई में हम कितना उसको यूनिट्स आईटीसी प्रोवाइड करेंगे, मुंबई का मुझे बता दो। जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, अपना माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकते हो। खाली मुंबई का बताओ। मुंबई का कितना हम करेंगे? हम्म, कितना? 12 लाख कैसे? हाँ, देखो, मुंबई यूनिट्स के लिए जो हुआ है पर्सनल, खाली मुंबई का जो हुआ है वो 3 लाख हुआ है, वो तो हम उसको मुंबई यूनिट्स में देंगे ही देंगे क्रेडिट। बाकी जो टोटल क्रेडिट है वो टोटल क्रेडिट कितना है, वो हमारा है 12 लाख। तो 12 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टोटल टर्नओवर के बेस पर। यहाँ टोटल टर्नओवर कितनी है हमारी, ₹10 लाख। ठीक है, 10 लाख नहीं है, मतलब 10 करोड़ में जा रही है, यहाँ पे 10 करोड़ है। और उसके बाद मुंबई की यदि हम टर्नओवर देखें तो वो कितनी है, 5 करोड़। तो 10 करोड़ इंटू 5 करोड़, तो इसको यदि मैं निकालती हूँ उसका जो रेशियो मेरा निकलेगा यहाँ पे 6 लाख, मेरा 6 लाख आता है। ठीक है, तो 6 लाख में मेरा मुंबई को उसमें गया, मतलब टोटल टर्नओवर के बेस पर देखूंगी ना, टोटल टर्नओवर मेरी 10 करोड़ है और यहाँ मुंबई की कितनी है, 5 करोड़। तो 5 करोड़ अपॉन 10 करोड़ इंटू 12 लाख, 12 लाख को मैं इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी तीनों यूनिट्स में। तो मुंबई के लिए आ जाते हैं यहाँ पे 6 लाख। फिर उसके बाद जबलपुर का देखो, जबलपुर का यदि मैं देखूं तो यहाँ पे 12 लाख को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, 12 लाख इंटू 3 करोड़ अपॉन 10 करोड़। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आता है यहाँ पर, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी से करो भी। हाँ जी, कितना? हाँ बोलो। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आनी, क्या बोल रहे हो? आ, हाँ, नहीं 18 करोड़ नहीं है बेटा, यहाँ पे 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, 18 करोड़ नहीं है यहाँ पे टोटल टर्नओवर, 10 करोड़ है। ये जो है टोटल टर्नओवर 10 करोड़ है। देखो दोबारा से मैं समझाती हूँ, हमारी 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, एक तो है यूनिट्स हमारी मुंबई की, एक हमारी है जबलपुर की, और एक है हमारी दिल्ली की। सिंपल सा देखो, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था कि जो भी यूनिट है, जहां जिस पर भी ब्रांच है, यदि उसी ब्रांच के लिए जो काम हुआ है तो उस ब्रांच ने जितना भी आईटीसी पे किया है तो उसका उतना ही उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो यहाँ मुंबई ब्रांच ने जो सीजीएसटी पे किया, कितना पे किया, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो हमारा कॉमन क्रेडिट है, ठीक है, कॉमन कितना है यहाँ पे, 12 लाख रुपीज का है। तो ये जो 12 लाख रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों ब्रांचेस में, मुंबई की, जबलपुर की और दिल्ली की ब्रांच में जो हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इनकी टर्नओवर के बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि मैं यहाँ पे टोटल टर्नओवर देखूं तो तीनों यूनिट्स की जो टोटल टर्नओवर है वो कितनी है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ हो गई। मुंबई की कितनी है, 5 करोड़। जबलपुर की कितनी है, 3 करोड़। अब यहाँ पे दिल्ली की नहीं दी हुई है तो दिल्ली की आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो टर्नओवर यदि मैं देखूं यहाँ पे दिल्ली की, दिल्ली यूनिट की जो टर्नओवर है, यदि मैं टोटल टर्नओवर में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, 5 और 3,
8 मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो कितनी आ जाती है यहाँ पे, 2 करोड़ की टर्नओवर आ जाती है। तो ये है मेरी डेली यूनिट्स के। अब मैं जो 12 लाख का जो कॉमन क्रेडिट है 12 लाख को मैं उसी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। यदि मैं कहूँ तो यहाँ पे 5:3:2, या तो ऐसे कह लो, या फिर 5 जो मेरा कॉमन क्रेडिट है 12 लाख इंटू 5 करोड़ अपॉन 10 करोड़, वो जो भी अमाउंट आएगी वो मैं मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। और 12 लाख इंटू 3 करोड़ अपॉन 12 करोड़, सॉरी 10 करोड़, जो अमाउंट आएगी वो मैं जबलपुर में, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो मैं दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका कि 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। बात तो वही हो गई ना, 5:3:2। भाई देखो यहाँ पे मेरी जो टोटल टर्नओवर है वो मेरी कितनी है, 10 करोड़। और यदि मैं इसकी यहाँ पर देखूं तो ये मेरी 5 करोड़ की है, तो इसका मैं यदि निकालती हूँ तो रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो रेशियो यदि मैं निकालती हूँ यहाँ पे 12 लाख का 5:3:2 के बेस पर, तो यहाँ पे 12 लाख का मैं मुंबई में कितना क्रेडिट आएगा मेरा। अब क्वेश्चन ये है कि मुंबई में मैं कितना क्रेडिट डालूं, कॉमन क्रेडिट का कितना आएगा, अब थोड़ा सा। हम बॉम्बे में जैसे नॉर्मली निकाल लेते तो कॉमन क्रेडिट में से भी जाएगा उसके ऊपर। बिल्कुल जाएगा। देखो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि जैसे मैंने मेरा एक ऑफिस मुंबई में है, मेरी अलग अलग ब्रांचेस मेरी जबलपुर में भी है, दिल्ली में भी है। यहाँ कॉमन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी से, हाँ कॉमन क्रेडिट तो मुझे आगे समझ, हाँ जैसे इसमें हमने फर्स्ट वाले पॉइंट से बॉम्बे का सिंपली निकाल लिया था ना देखते ही। देखो मुंबई में मैंने कोई सर्विस मुंबई ब्रांच के लिए ली है तो वो तो मुंबई में ही जाएगा वो क्रेडिट तो। लेकिन अलग मैंने, है। है ना, और मान लिया कोई मैंने ऐसे सर्विस ली है टेक्नीशियन के, उनको बोला कि आप तीनों में ही काम करना है, हेड ऑफिस में भी और बाकी दोनों ब्रांचेस में भी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमारी इतनी फीस है, और उसका क्रेडिट तीनों ब्रांचेस मतलब हेड ऑफिस में दोनों ब्रांचेस में काम किया, उसकी जो फीस ली है उस पर जो उन्होंने जीएसटी चार्ज किया वो 12 लाख है। तो 12 लाख तो फिर मैं उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी ना, मतलब तीनों ही उसमें जाएगा ये मेरा 12 लाख। अब तीनों में जो डिस्ट्रीब्यूट करूंगी वो किस किस रेशियो पे होगा, वो टर्नओवर के बेस पर होगा। कि यानी मैं देखूंगी कि मेरी जो ब्रांचेज और मेरा जो हेड ऑफिस है उसकी टर्नओवर कितनी हुई है, तो टर्नओवर के बेस पर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अब यहाँ यदि मैं 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ 5:3:2 के बेस पर, तो कितना आता है यहाँ पर मुंबई में, कितना आता है मेरा, जल्दी से बताओ फटाफट, रिप्लाई करो भाई, इतना सोचने की क्या बात है। 5:3:2 यानी टोटल हो गया मेरा 10 से डिवाइड करो इंटू 5 करो, जल्दी से करो, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, फटाफट करो जल्दी से। 5:3:2, ये 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 में, जल्दी से। 6 लाख आएगा मेरा, ठीक है। और जबलपुर का यदि मैं देखूं तो इसका मेरा जो आएगा वो 3.6 लाख आएगा। दिल्ली का मैं करती हूँ तो 3.4 लाख आएगा। तो टोटल मुंबई में जो क्रेडिट जाएगा वो 9 लाख का होगा, जबलपुर में 3.6 लाख का होगा, और दिल्ली में 3.4 लाख का होगा। अभी बताओ क्लियर हुआ है नहीं। हाँ जी, किसका 2.2 किसका आ रहा है, इसका 2.4, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ 2.4 आएगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा ना स्पीड करो अपने। मेन क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले तो प्रोविजन देख लो कि प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन करने के बाद में फिर फटाफट क्वेश्चन करो, ठीक है। इतना इतना टाइम मत लगाओ सोचने में, ठीक है। चले आगे चले, क्लियर यहाँ तक कोई डाउट, हाँ जी क्लियर हो गया है, नहीं यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर क्लियर। क्लियर, चलो ठीक है फिर आगे देखो। एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। मेजर्स एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है फ्रॉम महाराष्ट्र इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर ऑटो। महाराष्ट्र में एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर ऑटो को मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ परचेज मेड सर्विस अवेल बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020। मैम अब कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर।
अब कंपनी ने क्या इंफॉर्मेशन दी है, यही वाली जो कंपनी है, उन्होंने बोला कि हमने जो परचेज किया आयरन की परचेज की विच इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, यानी इस कंपनी ने मार्च महीने की बात कर रहा है कि हमने मार्च महीने में ये परचेज किया आयरन की, जो कि हमने एज ए रॉ मटेरियल यूज किया है ऑटो के बनाने में। गुड्स वर रिसीव इन 2 इंस्टॉलमेंट, और इन्होंने जो गुड्स रिसीव की है 2 इंस्टॉलमेंट में रिसीव किए हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, जो रॉ मटेरियल उन्होंने रिसीव किया ना 2 इंस्टॉलमेंट में रिसीव किए हैं। जो फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट रिसीव की है इन्होंने मार्च के महीने में रिसीव की, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव की है इन्होंने फरवरी के मंथ में रिसीव की है। ठीक है, अच्छा अब जो परचेज किए उस पर जो जीएसटी पे किया है, उस पर जीएसटी इन्होंने पे किया है यहाँ पर ₹2,50,000 का। क्लियर यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस कंपनी को इस अमाउंट का आईटीसी मिल जाएगा या नहीं, मुझे ये बताओ। मार्च के महीने में, मैं मार्च के महीने की बात कर रही हूँ। मार्च के महीने में नहीं नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? क्योंकि इसको मिलेगा मई में, तो सेकंड लॉट है ना, इसको लॉट हाँ, सेकंड लोड, यानी कब उसको रिसीव हुआ है? अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने की जो रिटर्न जाएगी वो जाएगी हमारी अप्रैल मई 20 मई तक हम उसका वो क्रेडिट लेंगे। ठीक है, तो इसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। दूसरा, परचेज ऑफ एसेसरीज, हमने कुछ परचेज किया एसेसरीज का, छोटी मोटी, जब हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे एसेसरी हमने परचेज की, विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी, जो कि डायरेक्टली डीलर को डिलीवर हुए हैं। अब यहाँ पे देख ये समझना, देखो यहाँ पर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है ये वाली कंपनी है। अब ये जो वाली कंपनी है ये भी थोड़ा बहुत काम किसी डीलर से काम करवा रही थी। ठीक है, ये जो एक्स लिमिटेड है थोड़ा बहुत डीलर से भी देखो क्या होता है, ऑटो बनाने का काम है। ये जो कंपनी है ऑटो बना रही थी, ऑटो मान ली सपोज करो यही कंपनी है, अब कंपनी ऑटो बनाने का काम कर रही है, तो डीलर जो है, डीलर का काम क्या होता है भैया? सेल करने का। तो ये कंपनी मोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया डीलर को, फिर किसी और रॉ मटेरियल वाले को ये बोला कि भैया आप, जैसे होता है ना कि उसका कवर, समथिंग इस टाइप का कवर वगैरह, तुम डायरेक्टली उस डीलर के पास पहुंचाना। तो डीलर फिर उस जो जो ये कंपनी है, कंपनी ने स्ट्रक्चर दे दिया, ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर ने उसका जो कवर होता है वो प्रोवाइड कर दिया, तो डीलर उसको असेंबल मतलब उस पर अटैच करके तब वो उसको सेल कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? यानी कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर कंपनी उसको डीलर सेल करती है अपने ऑटो, तो डीलर को भी सेल करती है, मतलब डीलर का काम उसके ब्याह पर ही वो सेल कर रहा है। अब लेकिन कुछ थोड़ी सी एसेसरीज यहाँ जो सप्लायर को कंपनी ने बोला कि आप डायरेक्टली हमारे पास मत भेजो, आप डायरेक्टली डीलर को भेज दो, और डीलर उसमें वो एसेसरीज ऐड करके तब वो सेल करेगा। अब वो एसेसरी कुछ भी हो सकती है, तो मीटर हो सकती है, कवर हो सकता है, कुछ भी एसेसरीज हो सकती है, होता है ना कि इसमें मीटर वगैरह भी लगा होता है। तो परचेज ऑफ एसेसरीज, यानी कंपनी तो परचेज कर रही थी वो, लेकिन विच वर डिलीवर डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी, लेकिन वो डायरेक्टली कंपनी के डीलर को डिलीवर हो रही थी, तो डीलर उसके बिहाफ पर सेल कर रहा था। अब देखो इनवॉइस जो कटेगी वो कंपनी के नाम पर, जो सप्लायर है जो एसेसरी सप्लाई कर रहा है वो तो कंपनी के नाम पे इनवॉइस इशू करेगा। तो ओनली इनवॉइसेस वर रिसीव्ड बाय द एक्स लिमिटेड, तो भैया एक्स लिमिटेड को सिर्फ इनवॉइस मिली, भैया पे वो कर रही है कंपनी। अब कितने की पे की? 90,000 की। तो क्या यहाँ कंपनी को आईटीसी मिलेगा या नहीं? इसका मिलेगा या नहीं, मुझे ये भी बताओ जल्दी से, क्या सोचते हो? हाँ जी, मिलेगा या नहीं? थोड़ा सा एक लॉ में यदि तुम जाओ, भैया देखो यदि हम देखें तो भैया मेरी यहाँ पर यदि मैं डीलर को कह रही हूँ कि सप्लायर को कि डीलर के यहाँ पे भेज दो, तो सप्लाई मानी जाएगी, यानी कंपनी ने परचेज की है, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो कंपनी की मान लो कि सप्लायर ने कंपनी को सप्लाई की है, अब क्योंकि सप्लाई हो चुकी है तो इसका आईटीसी कंपनी को मिल जाएगा, क्योंकि भैया उसके पास इनवॉइस भी है, गुड्स डिलीवर भी हो चुके हैं, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना हमारी इसमें, क्योंकि मतलब उसको गुड्स भी रिसीव हो चुकी हैं, उसके पास इनवॉइस भी है, तो इसका आईटीसी कंपनी को मिल जाएगा। अच्छा, दूसरे क्या? परचेज ऑफ बस। अब जो ही कंपनी एक्स लिमिटेड
वो बस का परचेज भी कर रही है, एक बस परचेज करी जिसकी की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 15 है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अपनी एम्प्लॉइज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रॉम दियर रेजिडेंस टू कंपनी एंड बैक। अब उन्होंने जो बस खरीदी है अपने एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी वो रेजिडेंस से कंपनी जा रहे, कंपनी से रेजिडेंस जा रहे, तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा? हाँ जी, इसका आईटीसी मिलेगा या क्या होगा, मुझे थोड़ा सा जल्दी से बताओ। मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि सेक्शन, हाँ 13 से ऊपर है, यदि 13 या उससे कम होता तो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें यहाँ पे मिलेगा इसका भी। अच्छा, दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे, यानी जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कोई कार यूज कर रहे होंगे वो, तो उस कार पर जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे थे, और उस जनरल इंश्योरेंस पर वो आईटीसी पे किया था, क्या उसका उनको क्रेडिट मिलेगा कंपनी को? इसका मुझे बताओ, जनरल इंश्योरेंस का। देखो, ब्लॉक क्रेडिट में जब हमने बात की थी, ब्लॉक क्रेडिट में हमने कहा था कि जनरली यदि 13 से कम की कैपेसिटी होती है तो हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, यही बात की थी हमने। इनका यदि 13 से कम की कैपेसिटी है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। साथ में यदि हम उन्हीं कार पर यदि जनरल इंश्योरेंस लें तो उसका भी हमें आईटीसी नहीं मिलता। अब कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने लिए बिजनेस पर्पज के लिए कार का यूज कर रहे हैं, तो कार का भी नहीं मिलेगा, साथ में कार का यदि जनरल इंश्योरेंस या रिपेयर हो रहा तो उसका भी आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ इस वाले केस में ये वाली अमाउंट का हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब हमें का मतलब एक्स लिमिटेड को। ठीक है। दूसरा, फिर यहाँ पे क्या, पेमेंट में टू मेजर्स एक्स वाई जेड कैटरर्स फॉर प्रोवाइडिंग डेली ब्रेकफास्ट एंड लंच टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। भैया एक्स वाई जेड लिमिटेड जो भी थी, एक्स कंपनी हमारी जो भी थी, ये एक्स लिमिटेड थी, इसने क्या करा, एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई कैटरर्स थे, उन कैटरर्स से बोला कि ठीक है, आप हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड करो। ठीक है। और क्यों भैया, उनको अच्छा लगा, ये मैं जो एक्स फर्म थी, इन्होंने सोचा कि भैया हमारे एम्प्लॉइज हैं, इनको यदि हम आप इस तरीके से फूड वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा है, वॉलंटरी स्टाफ वेलफेयर मेजर्स में। तो एक्स वाई जो कैटरर्स है वो फूड और ब्रेकफास्ट लंच वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे उनके एम्प्लॉइज को, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे उन्होंने जीएसटी भी पे किया। भैया ये रजिस्टर्ड थे तो उन्होंने जीएसटी चार्ज किया एक्स लिमिटेड से, तो क्या एक्स लिमिटेड को अब इसका आईटीसी मिलेगा, मुझे बताओ थोड़ा सा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ है जी, नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही। क्यों नहीं मिलेगा भैया, हमने फूड वाली केस में पढ़ा था यहाँ पर, यदि हम सेम, हाँ सेम कैटेगरी है तभी हमें मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगा, तो इस वाले केस में हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मोटा मोटा यदि हम देखें तो हमें किसका मिला, 90,000, 1,97,000, तो इसी का मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो होगा यहाँ पर ये वाला, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना, मतलब एग्जाम में आ जाए तो पहले तो जैसे फर्स्ट लिखना पॉइंट हमें क्यों नहीं मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे आयरन ये रॉ मेटेरियल 2 इंस्टॉलमेंट में की थी तो इसका नील लिख देना, फिर इसका रेफर वर्किंग नोट 1 दे देना, वर्किंग नोट 1 में नीचे में डिटेल देना कि क्यों नहीं मिलेगा, आपको ये भी लिखना है क्यों नहीं मिलेगा। तो उसमें क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आनी तभी मिलेगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कभी अप्रैल, तो उसके बाद ही मिलेगा। तो इस तरीके से नोट्स में आपको हर उसकी स्टेटमेंट क्लैरिफाई करना। ठीक है, जैसे आपने इसका कि इसका भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो इसका भी आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, यानी इसका ब्लॉक क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, ऐसे ये फूड बेवरेज का भी ये ब्लॉक क्रेडिट में आएगा, तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से टेबल और फॉर्म में बनाना है आपको। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर, और वैसे तो थ्योरी का क्वेश्चन है, एक बार फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर। Where a supplier transfer running business as a whole, either due to sale, merger, amalgamation of such business, whether the portion of the unutilized input tax credit by the supplier can be claimed immediately by the recipient. कोई सप्लायर है, ठीक है, अब वो अपना चलता हुआ बिजनेस एज ए होल, पूरा चलता हुआ बिजनेस किसी और को सेल कर रहा है, मतलब बिजनेस या तो सेल हो गया भाई उसका बिजनेस, तो वो सेल कर रहा है, या मर्जर हो गया, एमलगेमेशन हो गया दूसरे बिजनेसमैन के साथ में, तो जिस दूसरे बिजनेसमैन को जिसको भी सेल किया है, क्या वो उसका आईटीसी ले सकता है? नहीं। अब मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया दो कि क्या
ही विल बी, मतलब जो परचेजर है बिजनेस का या फिर जिसके साथ में वो सप्लायर मर्ज हो रहा है, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? हाँ जी, मैम मिलना तो चाहिए। मिलना तो चाहिए बेटा। हम यहाँ पर लॉजिक नहीं देखते, हम लॉ देखते हैं। लॉ कहता है कि हाँ बिल्कुल, यदि जो सेलर है, यानी जो बिजनेस का सेलर है, यदि उसका कोई अनयूटिलाइज्ड है क्रेडिट, तो वो मिलेगा परचेजर को। ठीक है, ये अनयूटिलाइज है तो मिलेगा। चाहिए वाली बात नहीं होती यहाँ पर बेटा। हम लॉजिक नहीं लगाते कि ऐसा होना चाहिए, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, हमें लॉ देखना है। ठीक है, और यहाँ आपके उसमें तो जीएसटी के केस में ये है कि और डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए 31 दिसंबर तक की जितने नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल है, उसके बाद के हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको तो वो उसके हिसाब से आंसर देना है। तो यहाँ पर यदि कोई रेसिपिएंट है, रजिस्टर्ड है भैया, जिसको हमने बिजनेस सेल किया है भैया, तभी तो वो आईटीसी लेगा ना, रजिस्टर्ड है। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो तो आईटीसी ले ही नहीं सकता। भैया हम जिसके साथ में मर्ज और रजिस्टर्ड है तो वो क्लेम कर सकता है अनयूटिलाइज क्रेडिट का। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आ जाओ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन समझना है यहाँ पर। मिस्टर अनंत, मिस्टर अनंत है, उनकी एक ग्रोसरी की शॉप है। ठीक है, ही रेंट्स ए 2 स्टोरी बिल्डिंग, उनकी 2 स्टोरी बिल्डिंग है। वो उसको रेंट पर देते हैं। यूजेस द ग्राउंड फ्लोर फॉर हिज शॉप। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर को वो अपनी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी शॉप के लिए। और फर्स्ट फ्लोर द सेम बिल्डिंग एज रेजिडेंस, और फर्स्ट फ्लोर को रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। और बाकी रेंट से 2 स्टोरी बिल्डिंग, बाकी 2 स्टोरी बिल्डिंग को वो रेंट पर दे देते हैं। तो एजम्पशन ले लेते हैं भैया, इस तरीके से होगी, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, मान लिया इस तरीके से है। तो ग्राउंड पर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, भैया अपनी शॉप चला रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वो उनका खुद का रेजिडेंस है, और बाकी रेंट है 2 स्टोरी बिल्डिंग, और वो बाकी के दो स्टोरीज हैं उनको उन्होंने रेंट पर दिया हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टर अंत आल्सो हैज एन अटैच्ड लैंड। ठीक है, उसके साथ बिल्डिंग के साथ में ही उनकी अटैच लैंड भी है। वेयर ही ग्रोज वेजिटेबल सेल्स देम इन ही शॉप, जहां पर कि वो ग्रोइंग का काम कर रहे हैं, फसल मतलब देखो अब यहाँ पे ग्रोज वेजिटेबल्स, भैया उन्होंने सोचा क्यों ना भिंडी टमाटर अपनी इसी लैंड में जा ग्रो कर लेते हैं, फिर अपनी शॉप पर बेच देते हैं। ठीक है, बढ़िया सोच है उनकी। ठीक है, बड़ी अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, है ना। तो सेम प्रॉपर्टी और कॉमन प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर 3 सेपरेट रीजंस। अब भैया देखो, सेम प्रॉपर्टी यानी यही वाली प्रॉपर्टी को वो 3 पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। बिजनेस के लिए भी, प्राइवेट रेजिडेंस आएगा प्राइवेट में। ठीक है बेटा, रेजिडेंस आ गया, प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर भी उसके लिए भी यूज कर रहे हैं, रेंट पर भी दे रहे हैं। ठीक है, चलो, और साथ में यहाँ पे एक और चीज देखो, एग्जाम्प्ट, ये भी भैया ये एग्जाम्प्ट हो गई। ग्रोइंग जब हम फसल उगाने का काम करते हैं तो ये एग्जाम्प्ट हो गए, ये वाला एग्जाम्प्ट हो गया, ये अपना बिजनेस, ये रेंट का वाला भी बिजनेस हो गया, यहाँ पे रेजिडेंस, ये अपने पर्सनल भी हो गया, तीनों सब कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, तो कैलकुलेट कॉमन क्रेडिट फॉर द मिस्टर अनंत। अब यहाँ पे मिस्टर अनंत का कॉमन क्रेडिट देखना है। कॉमन क्रेडिट का मतलब है टोटल कितना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है टोटल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के मंथ का जो आईटीसी है वो कितना है टोटल, ₹1,00,000। टोटल टोटल 1 लाख है, यानी जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उसका जो टोटल क्रेडिट है ₹1,00,000 है। ऑफ टैक्सेबल आइटम सोल्ड इन द शॉप, जो वो टैक्सेबल आइटम सेल कर रहे हैं शॉप में, उसका कितना है यहाँ पे ₹5 लाख। अच्छा, ये 1 लाख है। ठीक है, जो टोटल आईटीसी है फॉर द मंथ ऑफ, ये कितना है ₹1 लाख। और ऑफ टैक्सेबल आइटम सोल्ड, टैक्सेबल आइटम जो सोल्ड हो रही है, ये यहाँ पे टर्नओवर है बेटा। टैक्सेबल आइटम सोल्ड इन द शॉप, जो शॉप में आइटम बेचे जा रहे हैं वो कितनी है यहाँ पे ₹5 लाख की वैल्यू के सामान बेचे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर मेरी टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, ये मेरी टैक्सेबल सप्लाई होगी, यानी कितनी वैल्यू की, ₹5 लाख की। क्लियर यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा वैल्यू वेजिटेबल सोल्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, भैया मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सेल करी ₹2 लाख के, ये मेरी होगी एग्जाम्प्ट सप्लाई, ये आउटवर्ड है ना, ये सप्लाई मेरी कैसी मानी जाएगी, आउटवर्ड।
क्योंकि मैं इसको सेल कर रही हूँ। ये मेरी हो गई एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, चलो इनपुट टैक्स फॉर इनपुट्स, भैया मेरा इनपुट टैक्स भी बैठ रहा है यहाँ पर। इनपुट टैक्स फॉर इनपुट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस फॉर टैक्सेबल आइटम ₹10,000। टैक्सेबल आइटम यानी ये वाली जो टैक्सेबल सप्लाई है ना मेरी, टैक्सेबल आइटम के लिए मेरा कुछ आईटीसी भी है। इस टैक्सेबल को मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसके लिए मेरा कुछ आईटीसी भी है। वो कितना है? ₹10,000 का आईटीसी है। ठीक है, और टोटल, टोटल मेरा यदि मैं देखूं तो कॉमन टोटल, जो टोटल मेरा क्रेडिट है सारी एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, वो मेरा जो टोटल आईटीसी है वो मेरा है यहाँ पर ₹1,00,000 का। ठीक है, ₹1,00,000 का टोटल है, उसमें से ₹10,000 मेरा टैक्सेबल के लिए है। इसका तो मुझे मिल जाएगा क्रेडिट, 100% इसका तो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट टैक्स फॉर इनपुट एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब जो आईटीसी है मेरा, जो मैं एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज कर रही हूँ? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, नहीं एग्जाम्प्ट के लिए यूज कर रही हूँ। उसका भी मेरा कुछ आईटीसी है। वो आईटीसी कितना है? ₹20,000। क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ पर? यानी एग्जाम सप्लाई का कुछ आईटीसी है। मैंने हो सकता है भाई सीड्स वगैरह खरीदे, सॉयल वगैरह, लेबर चार्जेस, उस पर भी जीएसटी पे किया, जो मैं भी कुल एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज करी, उसका आईटीसी कितना है? ₹20,000। अब मैं मोटा मोटा आपसे पूछती हूँ, क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा 20,000 का? हाँ जी, एक्सक्लूसिवली, जो मैं एक्सक्लूसिवली बिल्कुल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज कर रही हूँ, क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा 20,000 का? नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये मैं एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रही हूँ। तो भैया इसको तो मैं यहाँ पे क्रॉस ही कर देती हूँ, बल्कि इसको तो मैं बिल्कुल ही रेड कलर कर देती हूँ। भैया ये तो मेरी रेड कलर, रेड झंडी मिल गई, इसका तो मुझे मिलेगा ही नहीं। हाँ 10,000 का बिल्कुल मुझे इसको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा टैक्सेबल आइटम के लिए है। अच्छा, अब उसके बाद इनपुट टैक्स फॉर इनपुट एक्सक्लूसिव फॉर पर्सनल पर्पस। भैया एक्सक्लूसिवली है, मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। पर्सनल के लिए मतलब मैंने रेंट पर मैं जब दे रही थी ना, वो सॉरी रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रही थी, रेजिडेंस के। अब रेजिडेंस की जो मैं कर रही थी उसका भी आईटीसी है। भैया पर्सनल में मुझे कुछ कुछ थोड़ी मिला होगा, ये मेरी सप्लाई है वैसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे रेजिडेंस हम, इसका जो आईटीसी है वो कितना है? ₹5,000। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैं पर्सनल एक्टिविटीज के लिए कोई यूज कर रही हूँ, क्या मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, इसका भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है। फिर इनपुट टैक्स फॉर इनपुट टैक्स फॉर इनपुट एंड सर्विसेज ऑन विच अवेलिंग क्रेडिट इज नॉट एलिजिबल। अब देखो इसमें ट्रैवलिंग बाय बेरर टू होलसेलर, यानी कुछ इसमें यहाँ पे कह रहा है कि एक क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसा क्रेडिट भी है जिसका क्या हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी ब्लॉक क्रेडिट है वैसा। ठीक है, मतलब हमें उसका क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। वो कौन सा है? ₹10,000 का है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई भी नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं ₹10,000 का हमारा कुछ क्रेडिट है जिसका कि हमें नहीं मिलेगा। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये 10,000 का होगा, ये जरूर इसमें इंक्लूड होगा। भैया ये जो 10,000 की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो इन एलिजिबल है, ये इसमें इंक्लूड होगा। तो हम इसमें से यहाँ से माइनस कर देंगे ये 10,000, क्योंकि हमें ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमें नहीं मिलेगा, तो इसको हम ये नहीं हमें मिलेगा, ये नहीं हमें मिलेगा, और साथ में ये नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ तक ये बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं, अभी तक सिर्फ अभी हमने क्वेश्चन ही पढ़ा है। क्वेश्चन क्लियर या नहीं? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब उस पे आ जाओ, मेन मुद्दे की बात पर। देखो मेन क्या है अब हमारा, जो हमारा 1,00,000 का जो क्रेडिट है, टोटल आईटीसी है। बेटा यहाँ पे टोटल लिखा है, लिखा है ना टोटल। टोटल का मतलब है टोटल, भैया टोटल यानी हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टोटल क्रेडिट आया 1,00,000 का। इसमें ये सारे क्रेडिट इंक्लूड होंगे। तो इसमें से 1,00,000 में से मैं सिंपल, अभी मैं नीचे स्क्रॉल नहीं करूंगी, सिंपल मैं समझाने के साथ चलूंगी। इस 1,00,000 में से मैं जो बिल्कुल जिनको पे हमारी रेड कलर है ना, वो सारा हम माइनस करेंगे, जो हमें मिलना ही नहीं है। अब कौन कौन से नहीं मिलने? 20,000, 5,000, 10,000। तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ये माइनस करने के बाद बता दो ये कितना आता है। अब मेरा कितनी अमाउंट आएगी?
हाँ जी, 20,000, 5,000 और 10,000 माइनस करने के बाद में मेरी कितनी अमाउंट, फटाफट जल्दी से बताओ बेटा, देर नहीं, जल्दी जल्दी से फटाफट। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, कोई ऐसे नहीं, एग्जाम में भी यूज कर सकते हो क्या, तो इसलिए कैलकुलेटर में भी अपना हाथ बैठा लो, जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 65। 65,000, ठीक है, 65,000 आ गया हमारा। तो ये मेरा हो गया, जिसको कि जब मैंने आपको क्लास में बताया था, इसको हमने लिखा था यहाँ पे C1, ठीक है। तो ये इसमें से हमारा, यानी ये वाला हमारा क्रेडिट हो गया C1। अच्छा, अब देखो इसमें C1 में से, अब देखो ये मेरा टोटल है, जिसमें से कि टोटल में से मैंने जो नहीं मिलेगा, यानी जो बिल्कुल रेड कलर के थे वो हमने माइनस कर दिए, ठीक है। ये माइनस करने के बाद में ये मेरा कुछ कॉमन है, इसमें मेरा कुछ एक ऐसा भी क्रेडिट है कि जिसका कि मुझे क्रेडिट तो मिल नहीं मिला है भैया, इसमें ये 10,000 के अमाउंट का भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले कॉमन में से 65,000 में से मैं 10,000 अलग उठा के रख लेती हूँ, मैं 10,000 मैंने अलग उठा के रख लिया, यानी इसका तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यानी इस वाले 10,000 का तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब बाकी बचा कितना, ₹55,000 बचा ना, ये ₹55,000। अब ये ₹50,000, 55,000 कैसा है बेटा, यानी ये इसको हम जो बोलेंगे ₹55,000, इसको हम बोलेंगे C2, यानी कॉमन क्रेडिट है। ये वो क्रेडिट है जो कि हमने यूज किया है, जो कि हमने एग्जाम्प्ट और दोनों, यानी एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल दोनों के लिए यूज किया है, और साथ में इसी इसमें वो भी इंक्लूड है जो कि हमने पर्सनल पर्सनल एंड टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई के लिए, दोनों के लिए यूज किया है भाई, क्योंकि स्पेशल हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें 20,000 तो एक्सक्लूसिवली उसका इंक्लूड है, एग्जाम का 5,000 पर्सनल के लिए यूज है, और 10,000 ब्लॉक है तो बचा, और 10,000 टैक्सेबल के लिए है, ठीक है। तो पहले तो हमने टोटल में से जो जो एक्सक्लूसिवली पर्सनल का था, एक्सक्लूसिवली जो हमारा सॉरी पर्सनल पर्पस का था, और जो एग्जाम सप्लाई का था वो, और ब्लॉक क्रेडिट था, वो माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में से जो हमारा टैक्सेबल का था वो हमने अलग उठा के रख दिया, क्योंकि इसका तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो बचा हमारा, ये कैसा है, ये हमारा कॉमन क्रेडिट है। कॉमन क्रेडिट का मतलब है ये वाला क्रेडिट ऐसी आउटवर्ड सप्लाई का है जो हम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट एंड टर्नओवर दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, और साथ में पर्सनल और टैक्सेबल दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। तो भैया इसमें से हमें एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन भी माइनस करना पड़ेगा, और इसमें से हमें पर्सनल वाला भी हमें माइनस करना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट वाली केस में मैंने जब आपको बताया था क्लास में, तो मैंने आपको बताया था एग्जेम्प्ट हम कैसे माइनस करते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा एग्जेम्प्ट कैसे माइनस करते हैं, क्या तरीका होता है हमारा एग्जाम, जो हम माइनस करते हैं वो किस हिसाब से माइनस करते हैं, कोई भी वो बताए। 5। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हम 5। 5% पर्सनल के लिए होता है, एग्जाम के लिए हम करेंगे जो 55,000 इंटू जो हमारी एग्जाम टर्नओवर है, अपॉन, फिर जो हमारी कौन सी है, अब हम अपॉन में क्या लिखूं मैं, जो मेरी क्या है, टैक्सेबल टर्नओवर है, ठीक है। टैक्सेबल टर्नओवर कितनी है मेरी, 5 लाख, यानी टैक्सेबल टर्नओवर। तो एग्जाम टर्नओवर मेरी कितनी है यहाँ पे, ₹2 लाख, ये है ना ₹2 लाख। तो 55,000 को इंटू 2 लाख अपॉन 5 लाख, अब इसका निकालो कितना आता है यहाँ पे, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप फटाफट कैलकुलेटर का यूज करके मुझे बताओ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर अंदर कितना आता आ जाता है, जल्दी से बताओ भैया। 55,000 इंटू 2/5 करो ना, इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है, देखो लाख से लाख कट गया, 5 से 11 आ गया, 11 2 22, सिंपल सी बात है, मैंने बिना कैलकुलेटर के यूज कर लिया। तो इसका एग्जाम्प्ट का पोर्शन आ जाता है यहाँ पे ₹22,000, ठीक है, ₹22,000। अच्छा, अब पर्सनल का भी निकालना है, पर्सनल का हम कैसे निकालेंगे, अभी जैसे आपने बताया 5%, तो 55,000 इंटू 5% कर लो। अब कितना निकालू, 5% कितना आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से 1 सेकंड के अंदर अंदर बताया करो भैया। भैया 10% कितना हो गया, 10% हो गया 5,500, तो उसका हाफ कर दो, कितना हो गया पे 2,750, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने अब निकाल लिया यहाँ यहाँ पर
कि ये वाला जो 22,000 है ये एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन हो गया, और ये जो 2,500 पोर्शन है वो पर्सनल के लिए हो गया। तो मैं अब इस 50,000 में से माइनस कर दूंगी 22,000 प्लस 2,550, ठीक है, यानी ये मुझे माइनस करना है ये वाला पोर्शन। तो टोटल निकालो अब इन दोनों का, तो माइनस करने के बाद बताओ कितना आता है अमाउंट। 55,000 में से 22,000 प्लस 2,750, ये माइनस करो जल्दी से माइनस करके बताओ मुझे। 22,000 में 2,750 प्लस किए तो कितना हो गया यहाँ पर 24,750। तो 55,000 में से 24,750 माइनस करो जल्दी से भाई, कैलकुलेटर को यूज करो जल्दी से, एक सेकंड नहीं लगाओ। कितना आता है जल्दी से बताओ। 30,250, ठीक है, जिसका कि मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा। मतलब कैसे कैसे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये पोर्शन निकाल लिया, ये टैक्सेबल का पोर्शन निकाल लिया। तो अब मुझे जो जो टोटल क्रेडिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक तो ये 10,000 का मिलेगा और ये 30,250 का, यानी 10,000 और प्लस 30,250। तो टोटल यदि मैं देखूं तो टोटल कितना हो गया भैया, जल्दी से बता दो, इसका तो टोटल बता दो कितना हो गया जल्दी से। 40,000। हाँ, तो 40,250 का मुझे यहाँ पर ये क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये मुझे क्रेडिट मिलेगा। ये मेरा जो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए था, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए था, और ये वाला जो था ये थोड़ा सा मिक्स वाले पोर्शन में था, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल और पर्सनल टैक्सेबल, तो मैंने ये टैक्सेबल का पोर्शन निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो मुझे क्रेडिट मिलेगा 40,250 का मिलेगा। क्लियर? अब ये बताओ आज क्लियर हुआ है नहीं क्वेश्चन? बाकी मैंने अपलोड भी किया इसका सॉल्यूशन, तो वो देख लेना आप यहाँ पर। यहाँ तो कोई किसी को कोई डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, कोई डाउट या कंफ्यूजन क्या? मैम इस क्वेश्चन में हमने आरसीएम यूज करा है कि एफसीएम, क्योंकि पहले आपने इनपुट वाले में हटा दिया था क्रेडिट, फिर ऊपर से हमने फिर से एक और में क्रेडिट हटाया जब। बेटा ये आरसीएम में नहीं है, ये फॉरवर्ड में है, ये फॉरवर्ड में है। देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमें हटाना होता है क्रेडिट, ये जो हमने हटाया, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, मेरी एक चीज आपको समझा देती हूँ। होता क्या है, अब ये क्या हो गया, मान लिया एक मोटा मोटा ऐसे समझ लो, आज मैंने कोई भी परचेज किया, यहाँ ऐसे मैं डायग्राम बना देती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी मैं आईटीसी मुझे मिलेगा, मान लिया मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है भैया, ये समथिंग ये रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। अब इन्होंने कोई परचेज की है, परचेज पर इन्होंने कोई जीएसटी पे किया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इस जीएसटी का उनको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि यदि इन्होंने जो परचेज की है, जो भी आइटम परचेज किया है, वो यदि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल आइटम के लिए यूज किया है। देखो एक चीज ऐसा समझो, मान लिया मैंने कोई ऐसे ये वाली पिन खरीदी है, सपोज करो ये वाली मेरी पिन है, मैंने परचेज की है, फिर मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रही हूँ, इस पिन को थोड़ा या मॉडिफिकेशन करके इसको फिर सेल कर रही हूँ। तो मैंने परचेज की और सेल करी, अब मैं जो सेल कर रही हूँ यदि ये टैक्सेबल है तो मुझे इसका 100% पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाए। यदि मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरी जो मैं सेल कर रही हूँ वो मेरी टैक्सेबल सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई, तो मुझे इसका 100% क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये तो मैं कह रही हूँ ठीक है एक्सक्लूसिव का मुझे मिल जाएगा। दूसरा, मिस्टर एक्स एक और एक ऐसी परचेज कर रहे हैं, परचेज करें वो एक्सक्लूसिवली किस में यूज करें, एग्जाम्प्ट सप्लाई में। एग्जाम्प्ट सप्लाई में यूज करें तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा? भैया मैं ये पिन यूज कर रही हूँ, पिन यूज कर रहा, मैंने परचेज किया, उस पर आईटीसी पे किया। अब मैं जब कोई ऐसी प्रोसेस में इसको यूज कर रही हूँ कि जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है वो मेरी एग्जाम्प्ट है,
तो क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा? ऑब्वियसली नो। ठीक है, तो मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं मिलेगा इस वाले का, तो मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो नहीं मिलेगा मुझे इसका, मान लो हो सकता है कि मैंने इस पर जो जीएसटी पे किया होगा ना, उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ये हम रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। मैम जो कॉमन क्रेडिट आपने निकाला था वो आपने आउटवर्ड सप्लाई में जो हमने जीएसटी पे करा था उसमें निकाला था, मतलब क्योंकि वो हाँ, टैक्सेबल, हाँ तो मैम अभी तो हम आरसीएम भी करते हैं, मतलब इसमें कभी आपको बताया आरसीएम नहीं है, ये वाला आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड ही है। देखो आरसीएम और पहले इस वाले कंसेप्ट को, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया नहीं, ये वाला ये चीज क्लियर हो गई है, जो मैंने अभी क्वेश्चन, ये क्लियर हो गई। देखो आरसीएम और फॉरवर्ड में डिफरेंस है। फॉरवर्ड होता है कि जहां पर कि जो सप्लायर है, रेसिपिएंट है, जिसको भी वो सेल कर रहा है, मतलब जिसको भी वो सप्लाई कर रहा है, तो इससे जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है और जीएसटी कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा है, तो ये होता है हम फॉरवर्ड चार्ज। आरसीएम होता है कि मान लीजिए ये सप्लायर है, सप्लायर ने कोई आउटवर्ड सप्लाई की है, किसको? रेसिपिएंट को। अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करने की, वो रेसिपिएंट की आ रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आरसीएम। यहाँ ये जो सप्लायर है, अब ये देखो, एक पर्सन दो एक्टिविटी करता है, परचेज भी करता है, सेल भी करता है। तो सेल पर जो भी सेल है, यानी जो भी वो सप्लाई कर रहा है, उस पर जो जीएसटी कलेक्ट करके इन्हीं मिस्टर जो भी है यहाँ पर, मिस्टर आलू वाला है, मिस्टर चाय वाला जो भी है, मिस्टर आलू हम मान लेते हैं, इन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड चार्ज में है। आरसीएम होता है यदि जिनको भी वो सप्लाई कर रहे हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती। ठीक है, यहाँ पर ये आरसीएम में नहीं है बेटा, ये फॉरवर्ड चार्ज की हम बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड चार्ज में भी क्या होता है कि मान लिया मैंने जो भी इनपुट लिया है, जो भी मैंने, जब भी मैं परचेज पर आईटीसी पे करती हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सारा इनपुट टैक्स शो होने लग जाता है। अब उसमें से हो सकता है कि अब फिर देखा जाता है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो शो हो रहा है, मतलब मेरी उसमें तो सारा आईटीसी मैंने अपनी बुक्स में ले लिया है, लेकिन जो मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल टैक्सेबल के लिए जो आउटवर्ड सप्लाई किया है, तो वही मुझे यूज मिलेगा एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली यदि मैंने कोई पर्सनल के लिए, उसका नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव मैंने कोई एग्जाम के लिए, तो उसका नहीं मिलेगा। और बाकी रिमेनिंग यदि मैं जब माइनस करने के बाद में जो मेरा कॉमन आ जाता है, फिर मैं कॉमन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, टैक्सेबल का पोर्शन निकालूंगी, जो टैक्सेबल का पोर्शन निकलेगा फिर उसी का मुझे क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो बेटा इसको आरसीएम में कंसीडर मत करो, ये आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज की हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ है ना ये पॉइंट, ये वाला? ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉयल कंपनी लिमिटेड है मैसूर की, इज ए मैन्युफैक्चरर और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मशीन। मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड सप्लायर है मशीन की। It has provided the following details for the month of July 2021. Details of GST paid on inward supply during the month. जुलाई की हम बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस मंथ के दौरान उन्होंने इतना जीएसटी पे किया, इनवार्ड सप्लाई यानी परचेज पर जीएसटी पे किया। अब देखो, अब ये चीज तुम्हें बतानी है, ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने माइक ऑन करके मुझे फटाफट बताओ जी, तो जल्दी से। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज एज रिक्वायर्ड बाय द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में बोला गया था कि जो एम्प्लॉयर है, हाँ जी, आंख बंद करके कर दो, मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद है यहाँ पर, रॉ मटेरियल फॉर विच इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड एंड जीएसटी हैज बीन paid has also been paid for full amount, but only 50% of material has been received and remaining 50% will be received in next month। हाँ जी, इसका बताओ दो मुझे, मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि भैया लोट में जब पूरी लाभ है ना तब वो मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक और बता दो, नेक्स्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद परचेज, अब क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा और क्या जी? प्लांट एंड मशीन सेक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पर?
और जी ये क्या मतलब हो गया, याद नहीं है? ये तो नहीं भैया, कोई बात नहीं हुई, इतनी क्लास में भी तुम्हें सेक्शन वगैरह कराए हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए टिप्स पर। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें देना होगा क्लैरिफिकेशन भैया यहाँ पर। इस तरीके से की बात मत करो कि हमें याद नहीं है, ऐसे थोड़ी लिख के आओगे कि हमें याद नहीं है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमने 17(5)(c) में हमने पढ़ा था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में यदि हम प्लांट एंड मशीनरी का, चाहे हमने उसको कैपिटलाइज किया या हमने कैपिटलाइज नहीं भी किया तो हमें मिलेगा, है ना। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमने कहा था कि कैपिटलाइज है तो नहीं मिलेगा, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेगा तो मिलेगा। तो सेक्शन लिखो 17(5)(c), बात ही खत्म। ठीक है। ऐसा होता है बेटा, जब हम सेक्शन लिखते हैं तो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, तो एग्जामिनर पूरे फुल मार्क्स देगा। सेक्शन नहीं लिखा तो फिर नहीं, इसका मतलब एग्जामिनर हो गया तुमने कहीं ना कहीं टेपा टापी ऐसी तुक्का मारा है। ठीक है, तो सेक्शन का वो लिखो अपना जैसे मान लो तुमने मिलेगा या नहीं, तो उसका क्लैरिफिकेशन भी तो दो, क्यों मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन, मैन्युफैक्चरिंग मशीन परचेज की डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर्स प्रीमाइस से अंडर चालान। ये जो सप्लायर था, इसने जॉब वर्कर को, यानी मैं एक मशीन खरीदी, जिससे भी मशीन खरीदी उसको बोला डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ पे पहुंचा दो। अब मशीनरी का जो पेमेंट की होगी इसी भैया रजिस्टर पर्सन ने की होगी, तो क्या इसको आईटीसी मिलेगा उसका? हाँ जी, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अब जॉब वर्कर के केस में हमने पढ़ा था कि आईटीसी तो मिल जाएगा कैपिटल गुड्स का, लेकिन वो कैपिटल गुड्स कब तक वापस आनी चाहिए रजिस्टर पर्सन के वहां ऑफिस तक, कब तक वापस आनी चाहिए है? भैया क्या हो रहा है तुम लोगों को? 3 years प्लस 2 years है ना, एक्सटेंड हो सकता है। अब कौन सी डेट मानी जाएगी यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि जो कैपिटल गुड्स की सप्लायर ने भेजी है, यहाँ पे जो मतलब रजिस्टर पर्सन ने भेजी है। देखो उस वाले केस में हमने बताया था कि जब रजिस्टर पर्सन सेंड करते तो सेंड वाली डेट मानते हैं, और जहां पर कोई सप्लायर गुड्स भेजता है तो उस जब भी जॉब वर्कर को रिसीव हुई है तब से हम वो पीरियड काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर पर्सन ही सेंड करा तो सेंड वाली डेट के 3 years के अंदर अंदर वो मशीनरी जो है ना वो रजिस्टर पर्सन के वापिस आ जानी चाहिए, अदरवाइज वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका भी हमें मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का बताओ, परचेज ऑफ कार यूज बाय द डायरेक्टर फॉर बिजनेस मीटिंग ओनली, इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो। नो तो चलो जी ठीक है, मैं क्रॉस कर देती हूँ। अब सेक्शन बताओ जल्दी से, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नो बोला आपने? ब्लॉक क्रेडिट शायद नहीं होना चाहिए भैया पूरा। अब टिप्स पे क्लास में मैंने बहुत बार रिवीजन किया, शायद नहीं ब्लॉक क्रेडिट है। बात आग बंद करके लिखो इसको। ठीक है, 17 सबसेक्शन 5 में। फिर उसके बाद आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल फॉर बिजनेस मीटिंग, इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो। सेक्शन हाँ जी, उसका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्लैरिफिकेशन आपको सबको देना है। आप 17(5)(a) मतलब इसमें भी नहीं मिलेगा, तो सारा ये सेक्शन की क्लैरिफिकेशन आपको देनी है जी भैया। ठीक है, चलो। अच्छा, एक मिनट, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था अभी बीच में। यहाँ तक तो चलो हमने बात कर ली कि ठीक है किस किस का क्रेडिट मिलेगा। तो एक तो हमें जो क्रेडिट मिल रहा है हम उसको ग्रीन कलर येलो कलर से कर देते हैं। तो इसका मिल रहा है, इसका मिल रहा है, और 18,000 का मिल रहा है। तो टोटल यदि मैं देखूं तो कितना हुआ मेरा टोटल? 18 और 12 30 यानी 80,000 का मुझे क्रेडिट मिल रहा है, ₹80,000 का मुझे क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है, जो भी है, कितना 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 है फटाफट बताओ, फिर जल्दी से बताओ मुझे कितने का मिल रहा है? 20 का मिल रहा है तो 82 अच्छा, 18 का नहीं मिल रहा है, तो कितने का हुआ, कितना हुआ? 20 का मिल रहा है। 50,000 का मिल रहा है एक तो। हाँ, अच्छा 20,000 कहाँ पर है? अच्छा सॉरी, मैंने ऊपर ऊपर 20,000 का। ठीक है ठीक है, चलो। तो कितना हुआ टोटल? इसको इन दोनों का सबका टोटल 82,000, 82,000 हो गया। ठीक है, 82,000 का हमें आईटीसी मिल रहा है। अच्छा, अब फिर देखो, अब लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली चीज देखो, लॉयल कंपनी आल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ हायरिंग ऑफ मशीनरी। भैया अब ये तो ठीक है कि उसको आईटीसी इतना मिलेगा 82,000 का। अब जो लॉयल कंपनी है भैया वो आउटवर्ड सप्लाई कर रही है,
किसका? वो हायरिंग दे, मशीनरी को हायरिंग पे दे रही है, मशीनरी को किराया पर दे रही है, अलोंग विद मैन पावर। भैया मशीनरी को किराया पर तो दे रही है, साथ में लेबर भी दे रही है, मैन पावर फॉर ऑपरेशन, यानी उस मशीन को चलाने के लिए मैन पावर भी प्रोवाइड कर रही है। एज पर ट्रेड प्रैक्टिस मशीन आर ऑलवेज हायर्ड अलोंग with operators and also operator are supplied when only when machine are hired। भैया इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई मशीनरी रेंट पर दी जाती है तो उसके साथ में लेबर भी प्रोवाइड की जाती है, कि ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। यानी ये दिस इज द ट्रेड प्रैक्टिस। भैया मशीनरी हम किराए पे देंगे तो उस मशीनरी को चलाने के लिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेबर भी साथ में चलेगा, ठीक है। अब इस वाली सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई हो गई ना भैया, हो गई ना भैया। भैया सर्विस भी दे रहे हैं, साथ में रेंट पर भी दे रहे हैं, और साथ में लेबर भी, गुड्स वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस वाले केस में अब देखो यहाँ पर आ जाओ, नीचे आ जाओ। Recipient on outward supply, recipient on outward supply exclude GST for the month of July 2021 as receipts on outward supply exclude GST for the month of जुलाई मंथ की जो रिसिप्ट थी, मशीनरी को हायरिंग पे दिया तो कितनी आउटवर्ड सप्लाई थी हमारी? 5,25,000। और जो सर्विस जो हमने मैन पावर भी दी है भैया, ये तो मशीनरी के रेंट का हमने जो कलेक्शन किया वो ₹5,25,000 था, और साथ में जो क्योंकि हमने लेबर भी दी है तो उसके अगेंस्ट में भी हमने कुछ पैसे चार्ज किए, उसकी जो हमारी कमाई थी वो कितनी थी? 2,35,000, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें एज्यूम ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटर स्टेट, और एज्यूम हम करें कि सारी हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो इंटर स्टेट थी, यानी हमने मशीनरी को किसी इंटर स्टेट वहां पे हमने सप्लाई की थी, और साथ में लेबर भी भेजी, तो हमने IGST वहां से कलेक्ट किया होगा अपने कस्टमर से, ठीक है। अब देखो अलग अलग रेट दिए हुए हैं। जब हम मशीनरी को रेंट पर दे रहे हैं, इसका जो रेट है दिस इज द 5%, और जब हम सर्विस सॉरी सेल ऑफ मशीनरी को सेल कर रहे हैं तब तो 5%, और जब हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस का मतलब है वही कि हम जब रेंट पर दे रहे हैं तो उसका यहाँ पर रेंट कितना है? यहाँ पर 12%, मतलब सॉरी GST है कितना? 12%। और जब हम लेबर को दे रहे हैं तो उसका ऑपरेटिंग चार्ज है उसका कितना है? 18%। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ पर? यहाँ क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं, या कोई है ना? अब देखो, अब आउटवर्ड सप्लाई में हम टैक्स कितना लगाएंगे? कितना कितना मेरा टैक्स कितना बैठता? मैं कस्टमर से मैं मतलब मेरी जो लायबिलिटी बैठेगी टैक्स की, वो कितनी लायबिलिटी बैठेगी? टैक्स की लायबिलिटी जल्दी से कैलकुलेट करो इस पर, कितनी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? मुझे जो कलेक्शन हुई रेंटिंग से, यानी मशीनरी को मैं किराए पर दे रही तो 5,25,000, लेबर के अगेंस्ट में जो मैंने कलेक्शन की 2,35,000। टैक्स कैलकुलेशन कैसे करूं मैं मेरी जो लायबिलिटी बैठेगी टैक्स की वो कितनी बैठेगी? जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी से फटाफट, 1 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से बताओ। हाँ जी, फटाफट बताओ जल्दी से, कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टैक्स? देखो मेरी जो टोटल सप्लाई हुई है वो कितनी है? 5,25,000 प्लस 2,35,000, ये दो टोटल यदि मैं देखूं तो मेरी मेन मेन काम क्या है? प्रिंसिपल काम क्या है मेरा? प्रिंसिपल काम क्या है मेरा? मेन काम मेरा रेंटिंग है, मशीन को रेंट पर देना, ठीक है। मशीन को रेंट पर देने का मेरा मेन काम है। ये जो मैं मैन पावर दे रही हूँ ये तो मेरा साथ में एंसिलरी है, ठीक है, ये तो मेरा साथ में अटैच है। तो मेन जो एक्टिविटी है उसका जो GST का रेट क्या है? कितना? 12%। तो यहाँ पर इस वाली सप्लाई पर भी जो मेरा टैक्स रेट होगा बेटा वो 12% ही होगा। यहाँ 18, इसका 18% मत लेना, इसका क्या होगा यहाँ पे मेरा 12%। तो 5,25,000 का भी 12% और 2,35,000 का भी 12%। तो टोटल कर लो भैया, टोटल कर लो। तो 5,25,000 और 2,35,000 का 12% कैलकुलेट करके मुझे बताओ जल्दी से कितना टैक्स आता है। मैं बाबा कह रही हूँ कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। 5,25,000 को 12% निकालो जल्दी से, कितना आता है? कितना आता है जल्दी से? 12 5 कितना 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 9 कितना बताया? इसी का ऊपर वाले का 91। अच्छा टोटल 91
200, ये मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है, ठीक है, ये मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी है। अब बेटा मेरा जो आईजीएसटी का क्रेडिट कितना था यहाँ पर 82,000, 82,000, तो भैया 82,000 में यहाँ से माइनस कर दूंगी और मैं जो गवर्नमेंट को टैक्स डिपोजिट करूंगी इसका डिफरेंस, ठीक है, 11 में से 2 गया 9, यानी 9,200। अब मैं क्या करूंगी, टैक्स डिपोजिट करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से। ठीक है, मेरी जो टैक्स लायबिलिटी हो गई यहाँ पर, ग्रोस लायबिलिटी ये वाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो प्रिंसिपल जो सप्लाई है उसी का हम यहाँ पर रेट लेंगे एट द रेट ऑफ 12%। तो मेरी जो जीएसटी की लायबिलिटी है 9,200, ये मेरी लायबिलिटी है। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं? पॉइंट कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ जी क्लियर मैम। क्लियर। कोई और भी क्वेश्चन कराने? कुछ और क्वेश्चन कराएं? क्या कह रहे हो, कौन सा करा दूं? आईटीसी का एंड वाला टॉपिक है, कैपिटल गुड्स में लिखते थे 5%। अच्छा, कैपिटल गुड्स का कह रहे हो आप, वो 5% का, ठीक है, वो करा देते हैं, ठीक है, पीडीएफ निकाल। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। गारमेंट फैक्ट्री रिसीव ए गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर ए कमांडो यूनिट। एक गारमेंट की फैक्ट्री है, गवर्नमेंट से एक ऑर्डर मिलता है, वो भी कमांडो की यूनिफॉर्म बनानी है। दिस सप्लाई एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर ए स्पेशल नोटिफिकेशन, तो ये सप्लाई एग्जाम्ड है। The fabric is separately procured from for the supply, but thread and lining material for the collar are ones which are used for other taxable products of the factory. अब एक चीज देखो, एक चीज यहाँ पे देखना, ये गारमेंट की फैक्ट्री है। अब वो क्या करती है, कपड़े सील के बेचती है, कपड़े टेलरिंग का काम करती है और सप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर मिला कि जो कमांडो हैं उनकी यूनिफॉर्म आप बना के भेजो, तो जनरली जितनी भी रजिस्टर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट को जो भी सप्लाई होते हैं भैया वो एग्जाम्प्ट ही है। गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें सेल कर रहे हो तो भैया हम जीएसटी नहीं देंगे। ये थोड़ी है कि तो तुम हमसे जीएसटी कलेक्ट करके हमें ही जमा कराओगे। तो इसलिए कोई भी यदि कोई भी मतलब गवर्नमेंट यदि परचेजर है, गवर्नमेंट को सेल हो रही है तो वो एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म भेजिए, चलो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया एग्जाम्प्ट है। अब ये जो परचेज कर रहे हैं भैया, सिलाई करेंगे, कपड़ा भी खरीदेंगे, थ्रेड वगैरह भी खरीद रहे हैं, धागे वगैरह खरीदेंगे, सिलाई कर रहे हैं। अब थ्रेड वगैरह यूज कर रहे हैं तो भैया खाली जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन एक तो गवर्नमेंट को भी सेल कर रहा है और दूसरा आम पब्लिक को यानी किसी और पर्सन को भी सेल कर रहा है। अब यदि पर्सन किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है या नॉन रजिस्टर्ड भी है तो वहां पर तो जीएसटी लगना है, लेकिन गवर्नमेंट को सेल कर रहा है तो वहां पर क्या है, एग्जम्प्ट है। अब भैया थ्रेड लार्ज क्वांटिटी में थ्रेड परचेज कर रहा है तो उस पर जीएसटी भी दे रहा है। तो मेन है कि यहाँ पे क्या उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वही भैया हम रेशियो के बेस पर देखेंगे। यहाँ पर fabric is separately procured for the supply, but the thread lining material for the collar are ones which are used for other taxable product supply. Turnover of the other products of the factory exempt uniform in July. अब देखो यहाँ पे जो टर्नओवर थी अदर प्रोडक्ट्स यानी जो टैक्सेबल की थी वो कितनी थी 4 करोड़ और जो एग्जाम्प्ट की थी वो कितनी थी 1 करोड़, यानी एग्जाम्प्ट के 1 करोड़ और यहाँ पर कितनी थी 4 करोड़। आईटीसी यहाँ पे कितना था 5,000। आईटीसी ऑन थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल प्रोडक्ट, लाइनिंग मटेरियल और जो आईटीसी टोटल था 5,000 और 15,000। भैया थ्रेड पर 5,000 और लाइनिंग वगैरह ली 15,000 यानी टोटल जो आईटीसी था वो 20,000 का था। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर यानी। अब जो आईटीसी मिलेगा 20,000 का पूरे का तो मिलेगा नहीं मिलेगा ना भैया। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्प्ट कितनी थी 1 करोड़ और जो टैक्सेबल 4 करोड़। तो टोटल देखो यहाँ पे टोटल टर्नओवर हमारी कितनी है 5 करोड़ की। तो 20,000 को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 20,000 को 1 करोड़ अपॉन 5 करोड़ यानी 4,000 बैठता तो 4,000 हमारा क्या हो गया, इनएलिजिबल हो गया। तो इसको हमें रिवर्स करना होगा। तो बैलेंस कितना 20,000 में से 4,000 माइनस किया तो बचा कितना 16,000 का हमें क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देख लो, एक और क्वेश्चन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को, हाँ ये वाला देखो, ये जो अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो, मिस्टर ए है रजिस्टर्ड पर्सन है, आर पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम अभी तक उन्होंने ऑप्ट की हुई थी। हाउएवर
30 जुलाई तक, लेकिन फ्रॉम 31st जुलाई मिस्टर ए बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। अब वो रेगुलर स्कीम में आ जाते हैं। जब भी कोई कंपोजिशन डीलर वाला होता है और वो रेगुलर स्कीम में होता है, तो हमने पढ़ा था कि भैया उसको जो भी इनपुट और इनपुट सर्विस है उसका आईटीसी ले सकता है। तो क्या वो उसको और आईटीसी मिलेगा? भैया कैपिटल गुड का भी मिलेगा, ठीक है, उस वाले केस में हमने पढ़ा था, लेकिन वो रिड्यूस हो जाएगा 5% पर क्वार्टर पार्ट दियर ऊपर। तो चलो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, 25 अगस्त 2020 में प्रीवियस फाइनेंशियल मेजर्स अग्रवाल लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट लोकेटेड इन बेंगलुरु परचेज वन मशीन फॉर ₹12,39,000। मेन मुद्दा क्या है, मतलब हमारा एक रजिस्टर्ड बसा, उसने एक मशीनरी की परचेज की कितनी, ₹12,39,000 की, इंक्लूडिंग आईजीएसटी। इंक्लूडिंग आईजीएसटी कह रहा है बेटा, भैया इसी में इंक्लूड है जीएसटी। आईजीएसटी तो हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो भी जीएसटी का रेट है, मतलब 18% यहाँ पे बोला है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 12,39,000 को डिवाइड करेंगे 110 से इंटू 18 करेंगे, तो हमें यहाँ पे जीएसटी के अमाउंट पता चल जाएगी कि इन्होंने जब परचेज किया है उस पर कितना जीएसटी पे किया है। अब जल्दी से कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर का यूज करके बता दो मुझे कितना जीएसटी आता है, ठीक है। फ्रॉम वन सप्लायर, किसी एक सप्लायर से खरीदा, महाराष्ट्र का था, कर्नाटक में ये रहते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र से खरीदा, तो ऑब्वियसली इन्होंने आईजीएसटी पे किया होगा, यानी ये आईजीएसटी है। हु इश्यू ऑन द सेम डेट, उन्होंने उसी डेट को इनवॉइस इशू की, ठीक है, उसी डेट को, सेम डेट पर, भैया सेम डेट, यानी जिस जब खरीदा था ना, यानी कब खरीदा था, 25 अगस्त को, यानी 25 अगस्त पर इनवॉइस इशू हुई है उनकी। फिर उसके बाद ऑन द पुट मशीन टू यूज ऑन द सेम डे, उन्होंने उसी दिन मशीन को यूज किया। वेल इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है एलिजिबल अमाउंट, जो भी एलिजिबल अमाउंट है उसका उन्होंने आईटीसी ले लिया। ये आईजीएसटी निकाल लेना भी कितना का है। Measures Agrawal Limited sold this machine after using the machine the process of manufacturing taxable goods for 7,50,000। अब इन्होंने कुछ टाइम यूज किया उस कैपिटल गुड्स को, फिर उसके बाद उन्होंने बेच दी कितने की, 7,50,000 के, एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी, यानी अलग से उन्होंने आईजीएसटी इस पे कलेक्ट किया। टू मिस्टर सुरेश कुमार ऑफ आंध्र प्रदेश वाले को भेजा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने इस मशीन पर क्या कलेक्ट किया होगा, आईजीएसटी ही कलेक्ट किया होगा, ठीक है, आईजीएसटी ही तो कलेक्ट किया होगा। ऑन 20 अगस्त को इन्होंने सेल किए, ठीक है। अब देखो 20 अगस्त यानी 20, ये ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर 25 अगस्त को, शायद यहाँ पर कोई डेट गलत हो गई, ठीक है। 25 अगस्त को तो परचेज किए ना, 25 अगस्त को परचेज किए, 20 अगस्त 2021 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 21 होगा। और करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल, करंट अगले साल यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 2021 है और ये, हाँ ये 2020 है और ये 2021 है, ठीक है। डूरिंग बचे एज वेल एज सेल ऑफ मशीन जीएसटी रेट एप्लीकेबल पास कितना था यहाँ पे, 18%, ठीक है। ये तो हमें पता है कि भैया इस पर भी 18% का ही जीएसटी, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर बताओ कि भैया अब यहाँ पर कितना हमें यहाँ पर जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आईटीसी, देखो यहाँ पे आईटीसी हमें कितना मिला, जैसे मैंने बताया था कि आपको आईटीसी कैलकुलेट कर लो। 13,000 को 118 से डिवाइड किया इंटू 18 क्या, तो आईटीसी हमारा कितना बैठता है यहाँ पर, 1,89,000 का, ठीक है। ये आईटीसी बैठता है जब हमने परचेज की थी, ये हमने परचेज की थी 25 अगस्त को, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स, अब हमें इसको रिवर्स करना है। हमने बताया था कि 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। देखो अब हमने पिछले साल खरीदी थी भैया 25 अगस्त में, पिछले साल। तो यदि मैं पहले पिछले साल के देखूंगी कि पिछले साल कितने क्वार्टर बैठते हैं, अगस्त से लगा लो, अगस्त से लेकर 31 मार्च तक क्वार्टर कैलकुलेट करो। 31 मार्च तक कितने क्वार्टर होते हैं यहाँ पर, जल्दी से बताओ कितने क्वार्टर होते हैं। टोटल 5 नहीं, मैं ये टोटल नहीं पूछ रही क्योंकि आपने यहाँ से देख लिया, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो देखो एक तो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर है, जो हमने मशीनरी खरीदी, ये मैं कह देती हूँ ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, जहां पर
फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। फिर इसी मतलब मैं मान लेती हूँ ये मैंने जो खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 से लेकर, ये एक मेरा फाइनेंशियल ये था। फिर एक मेरा दूसरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 है। तो मैंने जब मशीनरी खरीदी यहाँ इसके बीच की डेट वाली खरीदी बेटा, बीच में जो डेट आ रही है ना यहाँ पे 25 अगस्त में, ठीक है। यहाँ 25 अगस्त 2020 में खरीदी मैंने। तो यहाँ से पहले इस डेट तक के फाइनेंशियल ईयर निकालो, ओ सॉरी क्वार्टर निकालो, कितने क्वार्टर बैठते हैं 31 मार्च तक, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर के क्वार्टर। हाँ जी, कितने क्वार्टर बैठते? आते क्वार्टर तो आते ही हैं। हाँ तो 3 क्वार्टर हो गए ना, 3। और इस फाइनेंशियल, देखो मेरे कहने का मतलब आप अभी भी नहीं समझे हो। जब हमने परचेज की है ना, परचेज से सेल तक के क्वार्टर मत निकालना। यदि तुम परचेज से सेल तक के निकालोगे तो 4 ही क्वार्टर आएंगे भैया, 3 और 4, क्योंकि तुमने 25 अगस्त को खरीदी और अगले साल 20 अगस्त को बेच दी है, तो अभी तो 4 ही क्वार्टर आए ना, एक साल हुआ तो 4 ही तो क्वार्टर आएंगे। लेकिन हमें उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना, हमें पहले पिछले साल का देखना। पिछले साल में हमारे क्वार्टर कितने आते हैं? 3 क्वार्टर आते हैं, पूरे कंप्लीट 3 क्वार्टर नहीं हुए यहाँ पर, 2 क्वार्टर पूरे कंप्लीट हुए हैं और एक पार्ट हुआ है, पार्ट हुआ है ना। अगस्त से लेकर 31 मार्च तक लगे तो 2 कंप्लीट क्वार्टर और कुछ मंथ्स हुए हैं, तो इसको हमने राउंड में 3 क्वार्टर लिया। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर और फिर जुलाई अगस्त पार्ट हुआ है ये, तो इसको भी हमने पूरा 2 क्वार्टर लिया, ठीक है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो तो कैलकुलेट तो कर ही लोगे, लेकिन हम इस तरीके से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यानी हमारे टोटल क्वार्टर जो कितने हुए हैं यहाँ पे 5 क्वार्टर हुए हैं। अब भैया 5 क्वार्टर के बेस पर निकाल लो, हमारा जो प्रीवियस ईयर का 5% के बेस पर इतनी अमाउंट और करंट के बेस पर इतनी अमाउंट होती है, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया हमारा। इस आईटीसी में से मैं ये टोटल ये जो मैंने ये माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में ये वाली अमाउंट आ गई एक तो मेरी, ठीक है। आईटीसी में से ये मतलब पर क्वार्टर का 5% मैंने ये माइनस करने के बाद में ये मेरी अमाउंट आ गई, एक तो ये अमाउंट। और दूसरी कौन सी मैंने बताई थी, ट्रांजेक्शन वैल्यू पर जो मेरा टैक्स बैठता है उसको कैलकुलेट करो। एक तो मैंने ये वाली अमाउंट निकाल ली, दूसरी मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पर मैंने कितने की मशीन बेची थी, 7,50,000 की, 7,50,000 का 18% मेरा ये वाली वैल्यू है। तो इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है, ठीक है, और इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट कौन सी है, 1,41,700। तो भैया यही मुझे यहाँ पर इसका यही मुझे पे करना पड़ेगा, यही पूरी रिक्वायर अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी होगी। इसका मतलब एक तरीके से मुझे ये रिवर्स करना होगा, क्योंकि मैंने तो आईटीसी मतलब 89,000 का दिया ना, तो ये मेरी लायबिलिटी बनती है, दिस इज माई लायबिलिटी, ठीक है। ये मेरी लायबिलिटी है जिसको कि मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, ठीक है। अच्छा एक मोल्ड जिक्स और उसके केस में मैंने आपको क्लास में बताया था कि वहां पर हम 5% नहीं लेते, वहां पे ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी जितने पे भी हम सेल कर रहे हैं उसी का वही टैक्स का रेट लेंगे, मोल्ड डाइज और जिक्स के केस में, ठीक है। आगे समझ में। तो इसको कैलकुलेशन जो क्वार्टर है ना, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर निकालना, पार्ट है तो उसको भी कंप्लीट मान लेना, और फिर हर फाइनेंशियल ईयर के इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो बाकी और कोई ऐसा पॉइंट जहां पर कि तुम्हें लग रहा हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। हालांकि आप लोगों को जल्दी हो रही होगी, मुझे जल्दी नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन देख लो भैया, मुझे चिंता रहती है कि मेरे बच्चे जो है ना अच्छे तरह से नंबर लेके आए। चलो एक मैन्युफैक्चरर रूफिंग शीट हैज टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब 60,000 का है। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जून मंथ का है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉ मटेरियल का जून मंथ का इतना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हार्वेस्ट कैटरिंग करेक्शन विद हाउस वार्मिंग का इतना है। इनपुट एग्जाम सप्लाई का इतना है। चलो जी ठीक है, इसको तो हम ग्रीन रेड कलर का देते हैं, एग्जाम सप्लाई का। पेड ऑन कॉस्मेट प्लास्टिक सर्जरी इतना है। टोटल टर्नओवर फॉर द मंथ इतना है। कंप्यूटर आईटी से आउटपुट लाइबिलिटी बतानी है यहाँ पे आपको। 60 लाख है यहाँ पर ना तुम्हारी, तो 60 लाख का 18% ले लो, ठीक है। ये हमारी आउटपुट लायबिलिटी हो गई यहाँ पे भैया। सॉरी मैंने रेड कलर साइड कर दिया इसको।
हमारी जो सेल है बेटा यहाँ पे 60 लाख की है, तो 16 लाख का 18% है हमारी लायबिलिटी हो गई आउटपुट, जिसको कि हमें टैक्स डिपॉजिट करना है। तो अब तुम्हें बस यहीं पर देखना है कि हमारा कितना आईटीसी बैठता है। तो सिंपल ही है वैसे तो ये क्वेश्चन, कोई ऐसा इतना मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई टिपिकल है। चलो इसको खुद से ट्राई करना। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। मैम पर इसमें तो प्लास्टिक सर्जरी वाला था, उसमें हाँ नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, तो वही है इसमें स्टेटमेंट है कि जिस जिसका, हाँ जो नहीं है उसको नील कर दो, जैसे आउटडोर कैटरिंग का नहीं है तो ये वाले सारे नील कर दो, ये जो तुम्हें मिलेगा ना बस उसी का तुम क्रेडिट ले लेना। ठीक है, इसको ट्राई करना खुद से, वैसे उसमें भी दिया हुआ है मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में। हाँ कर जी लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। कर लोगे, चलो ठीक है, क्लास फिर यहीं तक ही रखते हैं बेटा, ठीक है। बस। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए भैया मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि अभी जल्दी ही हमारी नया क्लास होगी, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। आज मैं ये कहूंगी पढ़ते नहीं रहिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना पर, है ना। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।